एवरीवन, दिस इज़ पुरु जनथ्रिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाई पुरु। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। ये 14 पार्ट है, ठीक है। तो आप जो है बाकी के 3 पार्ट मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? बिल्कुल, पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था को बदल सकता है। आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा होगा बर्फ़ का, लिक्विड, पानी, गैस, वाष्प, ओके, जल वाष्प। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये हो गया बर्फ़ ठोस में, ठीक है, द्रव, जल, गैस, जैसे कि जल वाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थों के अंदर क्या होता है? तो पदार्थों के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। पदार्थ के परिवर्तन से, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल खोजना चाहिए। तो ठीक है, ये क्रियाकलाप है। जैसे क्रियाकलाप में किया क्या है, इन्होंने एक बीकर लिया है, ठीक है। बीकर को इन्होंने एक स्टैंड पर रखा है और ये नीचे बर्नर लगा दिया है। बीकर में इन्होंने बर्फ़ को लिया है, एक कांच की छड़ लिया है, ठीक है, और एक ये लिया थर्मामीटर। थर्मामीटर का जो बल्ब है वो बर्फ़ के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से इन्होंने रखा हुआ है और ये परीक्षण करेंगे कि कितना गर्म करने पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यही सारे इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्होंने, ये क्या क्या लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। और हमेशा आपको तापमान नोट करते रहना है कि जब उबल रहा है उस टाइम पे, या फिर जैसे ही बर्फ़ से द्रव में परिवर्तित हो रहा है उस टाइम पे तापमान क्या हो रहा है, किस टेम्परेचर पर ये जो है वो बदल रहा है, किस तापमान पे जो है ये जलवाष्प में बदल रहा है। इस तरीके से ये जो है इसकी क्वेश्चन है। तो देखते हैं आगे। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। गतिज ऊर्जा का मतलब है कि उसके अंदर जो पार्टिकल, जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ के अंदर जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं वो किस स्पीड में है, किस तरीके से जो है रैंडम गति कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा का मतलब है गति करना, गति करना। वो उसके कण जो है वो गति करने चाहिए, ठीक है। लेकिन बर्फ़ की अवस्था में तो वो बहुत कम, ना के बराबर यहाँ पर गति नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी तो उनके बीच जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। जैसे आकर्षण बल खत्म हुआ तो बर्फ़ वाली कंडीशन से वो लिक्विड वाली कंडीशन में चले जाएंगे, क्योंकि वो फ्री हो जाएंगे। अब वो किसी बॉन्ड से नहीं बंधे हुए हैं, इतने टाइट बॉन्ड से। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी आकर्षण बॉन्ड से नहीं बंधे हुए हैं तो वो ईजिली कहीं भी गति कर सकते हैं। तो वो लिक्विड के केस में होता है। अगर उनको और ज़्यादा गर्म किया जाएगा तो वो और ज़्यादा दूर हो जाएंगे, और ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। इसका ठीक है, ये होगी गतिज ऊर्जा बताइए। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करते हैं। सही बात है, वाइब्रेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा। जब आप पानी को उबालते हैं तो आपने देखा होगा कि जब पानी उबलने लगता है तो ऊपर उसमें वाइब्रेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पानी उबलने लगता है और उछलने लगता है पानी बहुत ज़्यादा, तो वो इसी कारण होता है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। बिल्कुल सही बात है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। पहले ज़्यादा बाइंड थे, अब कम बाइंड हो गए, ठीक है। वो ईजिली गति करने इधर उधर। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गल जाते हैं। गलनांक जो होता है उसको, इस पॉइंट को गलनांक बोला जाता है। आगे ये दे रखा है, न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है, ठीक है। गलनांक क्या है? ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो गलनांक होता है, वो पॉइंट गलनांक होता है, ठीक है। जैसे कि अगर वाटर के केस में बात की जाए तो 273.15 केल्विन, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी द्रव के बीच में नहीं, सॉरी, अगर किसी ठोस के बीच में ज़्यादा आकर्षण बल है तो जाहिर सी बात है कि उसे पिघलने के लिए, उसे लिक्विड में परिवर्तित होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। अब ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब है कि गलनांक भी ज़्यादा होगा उसका। लेकिन अगर किसी के बीच में आकर्षण बल कम है तो थोड़ा सा टेम्परेचर दिया हमने तो क्या होगा, उससे ईजिली वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसके लिए गलनांक भी कम चाहिए, ठीक है। गलनांक पॉइंट जो होगा वो कम होगा। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं, ठीक है। इसे संगलन भी कहा जाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। बिल्कुल सही बात है, एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है तो हम उस बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या है कि जैसे कि अगर कोई ठोस है,
जैसे कि हम बर्फ़ का ही एग्जांपल लें, तो जैसे ही हमने बर्फ़ को गर्म किया, तो बर्फ़ को गर्म करने के बाद बर्फ़ को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होने लगेगा। लेकिन जब हम बर्फ़ को और भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे होगा क्या कि वो जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर वही रहेगा। तो इसका मतलब वो एनर्जी जा खाने वो एनर्जी जा रही है उस ठोस को आकर्षण बल से पास करने के लिए, उनको पार कराने के लिए, कि ये सारे के सारे ठोस कण हैं, सारा का सारा जो ठोस है वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाए। तो जो लिक्विड में बदल गया वो तो बदल गया, लेकिन कुछ ठोस अभी भी है जिसको ज़रूरत है एनर्जी की, तो वो सारी जो एनर्जी है वो एनर्जी उस ठोस को लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए ज़रूरत होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान कोई भी तापमान में परिवर्तन नहीं आएगा, जब कितना भी तापमान बढ़ा दें। ठीक है, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। सही बात है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को बसीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। ठीक है, आकर्षण बल को हटाने के लिए इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो गुप्त ऊष्मा किसे कहा जाएगा? जब कोई अवस्था परिवर्तन होता है तो उस टाइम पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है, उस निकाय का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो वो एनर्जी जाती कहाँ है? तो वो एनर्जी जो है वो उस ठोस को लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए या अवस्था परिवर्तन करने के लिए उस एनर्जी का उपयोग होता है। ठीक है, तो उस टाइम की जो एनर्जी है उसे गुप्त ऊष्मा बोला जाता है, जहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई सी है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं चल रहा ना, तो वो छुपी हुई सी है, इसलिए उसे गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। ठीक है, तो गलनांक क्या हो गया? किसी ठोस को लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए जिस मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो गलनांक बोला जाता है। लेकिन गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि जब कोई अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है तो उसके टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वो जो एनर्जी होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम प्रेशर हो गया, और 1 किलोग्राम ठोस को जब गलनांक पर द्रव में बदलेंगे हम, ठीक है, ठोस से जब हम द्रव में बदलेंगे तो जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, भाई एनर्जी तो लगेगी ना, हम टेम्परेचर बढ़ाया हमने, ठीक है, बीकर का टेम्परेचर बढ़ाया या फिर बीकर के थ्रू हमने गर्म किया, तो उसके लिए जो भी एनर्जी चल रही है चाहिए, ठीक है, उस एनर्जी को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या हो गई कि 1 एटीएम प्रेशर पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। अर्थात 0 डिग्री या 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है कि जल के कणों की जो ऊर्जा होगी वो बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी, क्योंकि बर्फ़ जो है वो ज़्यादा ठंडा होगा, जल नॉर्मल होगा 0 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन बर्फ़ अभी भी ठंडा है ना, तो माइनस में है वो। ठीक है, जब तक वो जल में नहीं बदलेगा तब तक उसका टेम्परेचर बराबर नहीं आएगा। ठीक है, बर्फ़ हमेशा ठंडी होती है तो सबको पता है, तो माइनस में टेम्परेचर होगा उसका। ठीक है, और जल जो होगा वो 0 डिग्री पर आएगा। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं, बिल्कुल रैंडम गति होती है ना, बहुत तेज़ी से। जब हम जल को उबालते हैं तो आपने देखा भी होगा अपने बर्तन में, एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर ज़्यादा गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो वो आकर्षण बल को तोड़कर फ्री हो जाएंगे। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाती है। ठीक है, लिक्विड जो है वो गैस में बदल रहा है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, जब जल को गैस में बदला जाएगा तो एक
स्टेज ऐसी आएगी जिसमें जल जो है या लिक्विड जो है वो गैस में परिवर्तित होने लग जाएगा। उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को क्वथनांक बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। क्वथनांक समष्टि गुण है। ओके, क्वथनांक जो होता है वो समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो जो पॉइंट होता है, क्वथनांक एक ऐसा पॉइंट है जिसमें द्रव को इतनी एनर्जी दे देता है वो कि वो वाष्प में बदल जाते हैं सारे की सारे। ठीक है, इसलिए वो समष्टि गुण, समष्टि गुण मतलब सारा पॉपुलेशन, पूरा जितना भी है वो, उसे समष्टि बोला जाता है। ठीक है, जनसंख्या। जल के लिए ये तापमान 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस 100, 373 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन तापमान जो होता है वो 273 केल्विन होता है। तो इसका मतलब 100 डिग्री बढ़ाया तो केल्विन में भी बढ़ेगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो केल्विन में हो गया 373 केल्विन। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? बिल्कुल। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रशुद्ध ऊष्मा को परिभाषित किया था। ठीक है, जो एनर्जी चेंज होते टाइम, मतलब सॉरी, स्टेज चेंज होते टाइम जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, उसकी अवस्था परिवर्तन में यूज होती है, वो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। तो संगलन की प्रशुद्ध ऊष्मा कौन सी हो गई? जो ठोस को लिक्विड में चेंज कर रहा है। ठीक है, वो संगलन की हो गई। 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, पानी के कण जो है उसमें एनर्जी कम होती है। अगर एनर्जी ज़्यादा होती या टेम्परेचर ज़्यादा होता तो वो ऑलरेडी जल वाष्प में बदल चुका होता, लेकिन वो नहीं बदला है। लेकिन जो ऑलरेडी जल वाष्प में बदल चुका है उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा है ना, तभी तो जल वाष्प में बदला है। तो लिक्विड का टेम्परेचर कम, जल वाष्प का टेम्परेचर ज़्यादा। ठीक है, कणों में उसी तापमान पानी के कणों के अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में, क्योंकि जब स्टेज चेंज हो रही थी तो लिक्विड से गैस में बदलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है। लेकिन जिनका ऑलरेडी स्टेज परिवर्तन हो चुका है उनका तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा गुप्त ऊष्मा है। एक छोटा सा टेबल के थ्रू देख लेते हैं। ये ठोस अवस्था, इधर ऊष्मा दी तो द्रव में बदल गया, इसे ठंडा किया, कंडेंस किया तो शीतल हो गया, मतलब कंडेंस किया तो ठोस में बदल गया। द्रव में ऊष्मा दी तो गैसीय अवस्था। ठीक है, इसको कंडेंस किया तो फिर से द्रव अवस्था। तो ये चेंज होती रहती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। बिल्कुल। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे, ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं और वापस ठोस से सीधे ही सॉरी, इनमें होगा क्या? ठोस होगा, ठोस से सीधा बनेगा गैस, लिक्विड नहीं बनेगा इसमें बीच में। ठीक है, और सेम उल्टा हुआ, गैस से सीधे ठोस बनेंगे लेकिन बीच में लिक्विड स्टेज नहीं बनेगी। ठीक है, कपूर वगैरह का आपने एग्जांपल देखा होगा। ठीक है, देर का थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें, इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें, एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें, इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र। जैसा आपको ये करना है। ठीक है, ये आपने मटेरियल लिया, कपूर वगैरह जो भी लेना, नीचे बर्नर से गर्म किया और उल्टी कीप रख दी, कीप को आपने यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या? गर्म करेंगे तो सीधा गैस में बन जाएगा ये। ठीक है, वाष्प बन जाएगी इसकी, और जैसे ही ये ठंडा हो गया वाष्प तो फिर दोबारा से ठोस बन जाएगा। तो ये बन गया, देखो ये बन गया ये। ठीक है, दोनों साइड में। ठीक है, लेकिन इसमें जो भी है लिक्विड स्टेज नहीं बनी बीच में। ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है इसे। ये इसमें लिखा अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, निक्षेपण मतलब जमना। ठीक है, और ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस। ओके। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होते हैं। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? वो लिक्विड में बदल जाएगी अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया तो।
क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है? बिल्कुल सही बात है, होता है। एलपीजी का एग्जांपल मैंने दिया था सबसे पहले। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि अपन जो किचन में यूज करते हैं एलपीजी, वो गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। उसको क्या होता है कि बहुत हाई प्रेशर पे उसे कंडेंस किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो पिस्टन है, ये प्रेस करने के लिए, ठीक है। सिलेंडर ये दूर दूर रखा है, गैस थोड़े और पास आए, और ज़्यादा प्रेस किया तो और पास आ गए, ठीक है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है, बिल्कुल सही बात है भाई। एक्चुअली क्या है कि दाब बढ़ाओगे और आपको टेम्परेचर भी कम करना होगा, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा भी कम होनी चाहिए। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितना भी दाब बढ़ा लो तब तो बहुत इश्यू होने वाला है, ठीक है, तब नहीं दबने वाला हो, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही आप प्रेशर बढ़ाओगे, तो उससे कुछ नहीं होना, ठीक है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? बिल्कुल, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाई प्रेशर पे इसे स्टोर किया जाता है। जब वायुमंडल दाब का माप 1 ATM हो तो ठोस CO2 द्रव में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। 1 ATM पर जो है वो ठोस CO2 सीधे गैस में आ जाएगी। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है, शुष्क बर्फ बोला जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और ताप के द्वारा तय हो जाती है। द्रव को आपने बाष्पीकरण के द्वारा गैस में बदला, संघनन के द्वारा आपने द्वारा से द्रव में बदला। ठोस को आपने ऊर्ध्वपातन के द्वारा सीधे गैस में बदला, निक्षेपण के द्वारा सीधे ठोस में बदला। द्रव को आपने संगलन के द्वारा ठोस को आपने संगलन के द्वारा द्रव में बदला। द्रव को आपने जमना के द्वारा, जमना होता है ना, जम जाती कोई चीज़, तो उसके द्वारा ठोस में बदला। ओके, आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।